यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका काम क्या है? काम यही है कि जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस आप स्क्रीन पे देखते हो, जो सोशल मीडिया पे इतने छाए रहते हैं ना, ये यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और काफ़ी स्टेजेस में होता है। बट आज मैं यूपीएससी के बारे में बात क्यों कर रहा हूँ? देखो, मैं 3 मुद्दों पे बात करूँगा। पहला ये कि यूपीएससी के चक्कर में लाखों लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। सेकंड, मैं बात करूँगा कि कैसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें कोई इतने सालों से चेंजेस नहीं आए, पैटर्न इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, इसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और तीसरा, कैसे कोचिंग इंडस्ट्री हमारे जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बर्बाद कर रही है। तो आजकल आपने देखा होगा कि हर आईएएस, आईपीएस क्या करता है कि जब भी साइट पे विजिट करते हैं वो, उन्हें कुछ काम होता है तो अपने साथ ये कैमरामैन लेकर के चलते हैं, फ़ोटो मतलब मोबाइल से, फ़ोन से अपनी वीडियो बनवाते हैं और ऐसे दिखाया जाता है कि ये सुपर हीरोज़ हैं, इनके हाथ में इतनी पावर्स हैं, ये किसी को भी फटकार लगा देंगे, किसी को भी सस्पेंड कर देंगे, किसी की कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। नो डाउट इनके हाथ में बहुत पावर्स हैं, क्योंकि इन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है हमारा, इनके बिना तो चल ही नहीं सकता। जो पूरी ओवरऑल मशीनरी होती है वो इन पे ही टिकी रहती है, तो ऑब्वियसली इनके हाथ में पावर देनी तो बनती है। और कभी कभार तो ये देखा जाता है कि ये इतने ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं पावर्स को। इसलिए जो एक सोसाइटी में पिक्चर बनाई जाती है इनके बारे में कि ये एक सेलिब्रिटी हैं, ये एक रोल मॉडल हैं। ऑब्वियसली रोल मॉडल कोई भी हो सकता है, बट अगर उसे ओवर हाइप कर देंगे, इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा देंगे चने के झाड़ पे, तो बेचारे जिन्हें रियलिटी पता नहीं है वो तो भेड़ चाल में चल देंगे। उन्हें तो कुछ पता नहीं है कि भाई क्या होता है आईएएस, आईपीएस, क्या काम होता है इनका, क्या डिफिकल्टी होती है, क्या मैं बन भी पाऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं इस चीज़ के, वो उसे फैक्टर इन नहीं करते हैं। तो इस चक्कर में बेचारों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और करीबन 7-8 अटैम्प्ट यानी 6-7 साल देने के बाद लास्ट में निकलता क्या है हाथ में उनके? कुछ भी नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, सिर्फ जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो भी आईएएस, आईपीएस इन सब की तैयारी करते हैं? और जो इवन डॉक्टर्स हो गए, जो अच्छे खासे इंजीनियर्स हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े बड़े कॉलेजेस से इन लोगों ने तैयारी करी है, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, इवन पीएचडी होल्डर्स हो गए, वो भी इन यूपीएससी के एग्जाम के लिए बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को हक नहीं है, ऑब्वियसली उनकी मर्जी है, उन्हें जो मर्जी करना है वो अच्छी बात है। बट अगर एक आप बेंचमार्क बना लोगे, एक आपने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई मेरी पीएचडी होल्डर, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मेरी डिग्री यहाँ पर है, मैं इंजीनियर हूँ और मेरे को आईएएस बनना है और आईएएस यहाँ पे है, यानी ये गैप देख रहे हो, तो ये जो सक्सेस का गैप इन्होंने बना दिया है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके चक्कर में वो क्या करते हैं, जो उन्होंने कुछ सीखा होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। सपोज करो एक पीएचडी होल्डर है, उसकी 25 साल में पीएचडी कंप्लीट हो गई, अब वो यूपीएससी का एग्जाम देने बैठता है। अब रिपीटेडली वो सपोज करो कि 3 से 6 साल लगा देता है, 6 साल उसने लगा दिए। अब कितने का हो गया वो? 31 ईयर्स का हो गया, 31 का हो गया। अब उसके पास बचा क्या है? उसने जो सीखा था यहाँ पे इंजीनियरिंग के टाइम पे, या फिर जो उसने अगर पीएचडी करी थी तो उसने जो कुछ सीखा था उसे कहीं पे प्रोफेसर बनाया जा सकता था, वो रिसर्च में जा सकता था, वो तो उसका टाइम चला गया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचता, बट जो उनकी क्रूशियल स्टेज होती है जिसमें वो अपनी सक्सेस को तेज़ी से पा सकते हैं, वो वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? अल्टीमेटली देखो, रिजल्ट तो आया नहीं। जब रिजल्ट आया नहीं तो उनके जो साल जो थे वो वेस्ट ही हो गए। वो वेस्ट, अगर आप उससे कुछ सीखे हो बहुत अच्छी बात है, बट ये कहना कि भाई यूपीएससी के जो हमने पढ़ाई करी है कभी वेस्ट नहीं होती, ऐसा कहना ना बेकार की बात है। क्यों? क्योंकि आपको कोई सैलरी पे रख तो रहा नहीं है, मतलब आपको पैसे तो मिल नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आए हैं, 10 साल उन्होंने आईएएस, आईपीएस इन सब में बर्बाद कर दिए। उसके बाद वो पेपर चेकिंग का काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें वो पेपर चेकिंग का काम कर रहे हैं, महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, या रिसेप्शन पे काम कर रहे हैं और यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री में ही लग रहे हैं। अब ये जो यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री है, ये तो बर्बाद करके रख रही है बच्चों को। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, यूपीएससी की कोचिंग इंडस्ट्री अकेली 3,000 करोड़ के आसपास की है। मतलब बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें लाखों लोग आए दिन आते रहते हैं। लाखों लोग क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं 2023 की, तो करीबन 13 लाख यानी 1.3 मिलियन लोगों ने इस एग्ज़ाम को लिखा था, जिसमें से जो अगर सक्सेस रेट आप सुनोगे वो 0.1% के अराउंड का है। यानी 1000 के आसपास सिलेक्शन हुआ। 2021 की बात करूं तो उसमें करीबन 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें जो सक्सेस रेट रहा है वो करीबन 786 या 96 के करीबन था। अब ऐसे ही 2020 में हुआ था, जहाँ पे 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और जो सक्सेस रेट था वो 768 के अराउंड था। यानी 0.1% भी आप टच नहीं कर रहे हैं। 1% क्या, 0.1% भी टच नहीं हो पा रहा है। तो ये सक्सेस रेट है। अब कंपटीशन तो हर जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन सिर्फ यूपीएससी में, एसएससी में है, इवन प्राइवेट इंडस्ट्री में भी है, हर जगह कंपटीशन तो है। बट
इस चक्कर में जो हमारे एसेट्स होते हैं, जो कंट्री के एसेट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियर्स हो गए या डॉक्टर्स हो गए, ये क्या करते हैं, अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझते। प्रॉब्लम यहाँ माइंडसेट की है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास फ्रीडम नहीं है कि आप जो मर्जी कर लो। आपके पास बिल्कुल फ्रीडम है, आप अपने करियर को कुछ भी चूज कर सकते हो। आप इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद अकाउंट्स में जा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके पास चॉइस है, बट अपने आप को ये समझना, अपने आप को कम आंकना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये प्रॉब्लम है। ये हमारी सोसाइटी के जो यूथ हैं उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो 12th के बाद ही लोग इस भेड़ चाल में चल देते हैं कि हमें तो आईएएस और आईपीएस बनना है। उसके लिए लगे रहते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, और बच्चों में स्किल्स की कमी नहीं होती, बहुत मेहनत करते हैं। बट जब सीट्स ही इतनी कम है, जब 1000 सीट के आसपास हैं, उससे पहले तो अभी 700-800 सीट आ रही थी, तो अगर सीट्स ही इतनी कम है तो बच्चे भी क्या करें? वो तो लगे रहते हैं। और क्या होता है ओवर द पीरियड की, सपोज करो कि इस बार 1 लाख बच्चों आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ 1000 लोग सिलेक्ट हो पाए, उसके बाद नए 1 लाख आ जाएंगे, जो बचे हैं पिछले 99,000, वो इसमें और ऐड ऑन होते रहेंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है और ये ऐड ऑन होता रहता है, ये कैरी फॉरवर्ड रूल चलता रहता है। जिसकी वजह से कंपटीशन तो बढ़ता जा रहा है, और वो रिपीटेडली अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट दिए जाते हैं, जो एज है वो निकलती चली जाती है, क्रूशियल ईयर्स जो होते हैं वो मिस करते चले जाते हैं, और लास्ट में आता है कुछ भी नहीं। तो आप कोचिंग इंडस्ट्री में चले जाओ, 2 फेमस जगह बता रहा हूँ आपको, मुखर्जी नगर हो गए और करोल बाग, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसे आजकल ORN कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे आप जाओ, गलियों में देखना, जगह जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले रहते हैं, लाइब्रेरीज खुली रहती हैं, मतलब रीडिंग हॉल्स हैं, एक्चुअली में लाइब्रेरीज नहीं है। तो वहाँ पे आपको हर कोई आपके सपने बेचते हुए दिखाई देगा। कैसे? डिफरेंट न्यूज़पेपर से, कोई मैगजीन से, कुछ नोट से, और जगह जगह आपको पूरी मार्केट भरी हुई है किताबों से। और आप स्टूडेंट्स को देखोगे वहाँ पे रोम अराउंड करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस जा रहे हैं, कभी एक क्लास खत्म होती है उसके लिए दूसरी जगह भाग रहे हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि सबको क्या चाहिए आजकल? पावर। और ये पावर ना जो दिखाई गई है, पोर्ट्रे किया गया है, ये हमारे आईएएस आईपीएस जो इतने बन चुके हैं, इन्हीं की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिखाते ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे करते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हम बहुत बड़े रोल मॉडल बन चुके हैं, हमारे आगे कोई भी नहीं है। तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जो अगर ऐसी हरकत करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो यूथ हैं, जो एक्चुअली में एसेट हैं कंट्री के लिए, वही बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सबको चाहिए पावर। और पावर कौन सी चाहिए? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और इकोनॉमिक पावर। किसी को पावर ऑफ नॉलेज नहीं चाहिए, किसी को पावर ऑफ विजडम नहीं चाहिए। क्योंकि हमें एक रुतबा चाहिए सोसाइटी में, हमें पावर चाहिए। अब जरा यूपीएससी की सिलेबस पे भी बात कर लेते हैं। मैं डिटेल सिलेबस पे बात नहीं करना चाह रहा, बस मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको कि आप पढ़ते क्या हो। यूपीएससी स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं? जितने भी आपके नोट्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, या मैगजीन्स हो गई, मंथली मैगजीन्स हो गई, वो सब आता है। जो कट शॉर्ट सिनॉप्सिस होता है, वो मटेरियल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। बट वो सिलेबस एकदम मैकेनाइज कर देता है, स्टूडेंट्स को डीह्यूमनाइज कर देता है। क्यों? आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्मॉल टाउन से आते हैं, जो विलेज से आते हैं, वो क्या करते हैं, दिल्ली में आकर के रहने लग जाते हैं, उसके बाद एक कमरे में पड़े रहते हैं, दिन रात वहाँ पढ़ते रहते हैं। उसके बाद उनकी सोशल लाइफ तो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल सोशल लाइफ भी ख़त्म हो जाती है, एकदम मैकेनिकल वे से काम करते हैं। सक्सेस मिली तो ठीक, नहीं है तो फिर तो बहुत बुरा हाल है। जैसे मैंने बताया, उनके पास करियर ऑप्शन बचता क्या है? कुछ भी नहीं। या तो वो किसी कोचिंग इंडस्ट्री में ही लग जाते हैं और वहीं से रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को। तो आपके पास जो आप लिटरेचर क्या पढ़ोगे, उसके अंदर आपके पास कोई ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते। आप लिमिटेड हो जाते हो, क्योंकि आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी होती है वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखने को मिलती। आपके मेंस आंसर शीट में मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि मेंस आंसर में आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके पास एक तो टाइम बहुत कम होता है उस पेपर को देने के लिए। दूसरी चीज़ कि रिपीटेडली आप मेंस आंसर लिखते हो, आप ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करोगे एक चीज़ की, सिर्फ सेम सिलेबस की, सेम लक्ष्मीकांत की, या आपने बिपिन चंद्र पढ़ ली, या फिर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली, अगर यही सब पढ़ते रहोगे तो उसके बाद ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद तो आपकी जो हैंड राइटिंग है या जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव तो होगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं इम्प्रूव होगी अगर आप सीरियसली कर रहे हो। तो इसमें कोई नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया कि क्रिएटिव राइटिंग हो गई, नो। तो इसमें लिमिटेड स्कोप है बहुत ज़्यादा। जो स्किल्स होती हैं, जो क्रिएटिव माइंडसेट होता है, वो एकदम बंद हो जाता है, वो मैकेनाइज्ड हो जाता है। बहुत सारे आप बच्चों को देखोगे कि वो कमरे में तो बंद रहते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उनकी लाइफ बन जाती है कि घर से वो कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी चले गए, बस इतना रहता है। और अगर बीच में टाइम पास करना होता है तो वो टी स्टॉल पे चले जाते हैं, वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। अब ओवर द पीरियड अगर आप करोल बाग को देखोगे, जो ORN है, वहाँ पे कल्चर अब चेंज होता जा रहा है। वो बात अलग है कि वहाँ पे सोशल लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट अगर मैं बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो अभी भी माहौल वहाँ पे यही है। क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो गई है डब्बे के अंदर,
और आपको सिर्फ मैकेनिकल वे से सोचने का तरीका आपको बताया जा रहा है। जो ऐसा नहीं कह रहा कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं, नो, उन्हें उनकी थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स जो होती हैं वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। बट आपको कोचिंग इंडस्ट्री इस तरीके से बना देती है कि आप बुक्स के बियॉन्ड नहीं सोच पाते। अब ये क्या करने पे तुले हुए हैं कि ये न्यू लिबरल मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं सक्सेस रेट बात करूं, सक्सेस रेट तो मैंने आपको बताया कि 0.1% है, तो यानी 99.9% की बात करूं तो वो तो रिजेक्शन है। यानी यूपीएससी एक रिजेक्शन की बॉडी है, ना कि सिलेक्शन की। और आप जरा इसके पैटर्न को देखो, देखो पहले प्रीलिम्स होता है यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो रिटन एग्जाम होता है इसकी परसेंटेज जो वेटेज होती है वो 87% के अराउंड है, और जो इंटरव्यू है उसकी 13% है। यानी हम रिटन एग्जाम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ना कि इंटरव्यू को। अगर मैं बात करूं, जब ये एग्जाम्स को स्टार्ट किया गया था, जब ये सर्विस को स्टार्ट किया गया था, तो ब्रिटिशर्स ने ओरिजिनली सिर्फ 2 अटेम्प्ट रखे थे। अब 2 अटेम्प्ट लॉजिक के हिसाब से तो सही है, क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आर वी सिलेक्टिंग द बेस्ट, और उसके लिए हमें अटेम्प्ट्स को लिमिटेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो उसमें तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, बट एज लिमिट दे रखी है कि 37 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो। अब 37 ईयर्स अगर कोई 21 साल से स्टार्ट करता है 37 साल तक, तो आप देख लो कि कितने सारे अटेम्प्ट्स हो गए। यानी 15-15 अटेम्प्ट्स आप देते रहोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ आएगा नहीं। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सीमित हो जाएगी, हॉराइजन जो होता है उसका बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो आपको जो एस्पिरेशंस होती हैं वो दबती चली जाएंगी, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे खुद से वो नीचे चली जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि आप एक के बाद अपने फेलियर्स को देखते रहेंगे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिजेक्शन की बॉडी है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ये तो देखते हैं कि इस बच्चे ने टॉप कर लिया, 12th में इतने परसेंटेज आ गए, आईएएस का पेपर क्रैक कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में और इतने मार्क्स आ गए। अब परसेंटेज भी देख लो आप, जो आईएएस टॉप करता है उसकी परसेंटेज देख लेना आप कितने आते हैं, 55%, 50%। यानी एग्ज़ाम तो टफ है, बट जो एग्ज़ाम की क्वालिटी है, जो स्टूडेंट्स की क्वालिटी है, जो सिलेक्ट हो रहे हैं एस्पिरेंट्स, क्या वो सच में ही बेस्ट हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूँ रिटन एग्जामिनेशन की, तो उसमें ओवर द पीरियड जैसे मैंने बताया कि मेंस की जो प्रैक्टिस होती है वो धीरे धीरे करके, अगर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाती है। बट इंटरव्यू में तो ओरिजिनल आइडियाज चाहिए होते हैं। तो ये कहना कि हम बेस्ट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो नॉट सो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें जा रहे हैं। क्योंकि मेंस की यानी रिटन की जो रिटन स्टेज है उसकी वेटेज ज़्यादा है, वो 87% के अराउंड है। तो हमें इंटरव्यू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसके सिलेबस में कोई चेंजेस आने चाहिए। क्योंकि ऑप्शनल में भी चेंज, कब से हम सुन रहे हैं कि ऑप्शनल में चेंज आएगा आएगा आएगा, बट अभी तक तो चेंज नहीं आया। और ऑप्शनल है क्यों? ऑप्शनल की ज़रूरत क्या है? उसकी वजह कोई ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दो जो कम से कम थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव भी हो, बट आज के हिसाब से हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप क्या कर लोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर के? और दूसरी चीज़, इतना टफ बनाते चले जाते हैं सीसेट को कि जो इंजीनियर्स हो गए ना, आईआईटीज वगैरह से पढ़ रहे हैं, सिर्फ वो उसे क्रैक कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप रेशो भी देखोगे, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इसमें इंजीनियर्स की जो रेशो है, प्रोपोर्शन है, वो ज़्यादा बढ़ता चले जा रहा है दिन पे दिन। क्यों? क्योंकि एक तो आप सीसेट थोड़ा सा मुश्किल बनता जा रहा है, जीएस का इतना नहीं, बट सीसेट का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो बहुत टफ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, कुछ फ्रेंड्स भी रहे, वो ये कहते थे कि हमारा सीसेट नहीं निकला है 3 साल से, 3 साल से सीसेट नहीं निकल रहा, बट जीएस का पेपर निकल रहा है। जब जीएस का निकल गया तो सीसेट नहीं निकला, जब सीसेट निकल गया तो जीएस का नहीं निकला। तो वो तो इसी ट्रैप में 3-4 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो गए उनके। फिर आएंगे वो मेंस पे, और मेंस फिर निकलते नहीं है इतनी जल्दी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से एक हाइप बना रखी है, प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा इससे है कि ये जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा हाइप बना रखी है आईएएस आईपीएस इन सब की, कि मतलब बच्चे तो पागल होते जा रहे हैं। वो मोटे आपने देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे इतने ज़्यादा मोटिवेशन के स्टेटस आते हैं जिसमें वर्दी पहने दिखाते हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी खासी मोटिवेशन है। बट अंधाधुंध तो मत चलो, मोटिवेशन के नाम पे आपको कोई भी कुछ भी बेच देगा, वो तो मत खरीदो कम से कम। अगर आपके बस की है, अगर आप सच में कैपेबल हो, तो आप करो। और कैपेबल का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो। नहीं भाई, इस दुनिया में जो लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं वो शायद किसी और चीज़ के लिए कैपेबल नहीं होंगे। वो अगर और किसी सेक्टर में जाएंगे, हो सकता है अगर मान लो कोई इंजीनियर टर्न्ड आईएएस है, वो आईएएस भी बन गया, इंजीनियरिंग भी हो गई, बट हो सकता है वो किसी और सेक्टर में ना अच्छा हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमें अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर से जब ये रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं,
मीडिया वहाँ पे पहुँच जाती है माइक लेकर के कि आपने कैसे किया, अरे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल लिया, आपके पीछे कौन कौन थे, आपने कौन कौन से रिसोर्सेज पढ़े, आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन करी। और इस चक्कर में जो बेचारे बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं उनका तो ब्रेन वॉश हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अटेम्प्ट दिया भी नहीं है उन लोगों ने, बट रिजल्ट के चक्कर में डिमोटिवेटेड फील करते हैं कि मतलब पूछो मत आप। तो आई थिंक ये जो ज़्यादा हाइप बनाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा टॉपर्स और ये सब दिखाया जा रहा है, इसे बंद करना चाहिए। इसके चक्कर में बहुत लोग परेशान हो रहे हैं कि आप सक्सेस आपकी अच्छी है ठीक है, बट वो आम इंसान ही है ना, उसे पेडेस्टल पे क्यों बैठा देते हैं इतना ज़्यादा कि फिर ये सोचते हैं कि अरे वहाँ तक पहुँचना तो मुश्किल है, क्योंकि आम जनता ने ही उन्हें पेडेस्टल पे बैठाया। अब इतना ज़्यादा गैप बन गया कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो ये रियलिटी है, इट्स अ डार्क रियलिटी, इट्स अ बिटर रियलिटी, बट हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज होगा जब ये कोचिंग इंडस्ट्रीज चेंज होंगी, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स जो आते हैं उनसे साइन ले लेते हैं, उनके फोटोज आप कहीं पे भी चिपका सकते हैं, परमिशन मिल चुकी है। तो ये लोग बैनर्स चिपकाते हैं, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होते हैं, इनसे इंट्रोडक्टरी क्लास लीजिए, इन्होंने कैसे एक्सेल किया इस एग्जाम में, इनसे सीखिए। और ओवर द पीरियड आप देख लोगे हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो हर साल नए नए टॉपर्स से मिलते हैं, कि 5-6 साल हो गए उन्हें हर हर टॉपर से मिलते हुए, बट उनका खुद का एग्जाम नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्यों? टॉपर्स ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई। भाई स्ट्रैटेजी अपनी खुद की होती है, जो वो बता रहे हैं वो उनके लिए ठीक थी, और आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो हो सकता है आप उस चीज़ के लिए बने ही ना हो, तो कम से कम इस चीज़ के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसी स्टेज हो जिससे ये पता चल जाए कि या फिर काउंसलिंग के थ्रू, या बच्चे आपस में एक दूसरे से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, काउंसलिंग हो उनकी कि क्या वो सच में उन्हें जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि ऑप्शन बी एक होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, जो कि पहले ही आपने अचीव कर लिया हो, उसके बाद आप जाओ। और मेरे हिसाब से तो जाना भी व्यर्थ होता है, अगर आपका मन नहीं है, आप सिर्फ हाफ हार्टेडली जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि वो कोई ऐसा करियर नहीं है कि वो मतलब लास्ट नॉच है, कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अरे उससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, कि आईएएस आईपीएस बहुत नीचे है, आपको लगता होगा उससे ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं। और फिर आपकी खुशी आपकी जो कर रहे हो उस काम में होनी चाहिए, बजाय कि अगर आप आईएएस आईपीएस बन गए तो हो। तो वो एक हमने खुशी के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए हमने एक बेंचमार्क बना दिया है, हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है, जो स्टैंडर्ड सबको बर्बाद करता हुआ जा रहा है। देखो इसके पॉजिटिव भी हैं, ऐसा ही नहीं कह रहा कि आप सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव ही नेगेटिव बता रहा हूँ। तो अच्छी बात है कि जो स्टेट मशीन में यानी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आना चाह रहे हैं लोग, और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू आ भी रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है एक। बट इस प्रोसेस के अंदर सब लोग बर्बाद होते हुए जा रहे हैं, तो ये चीज़ है एक प्रोसेस। अगर मैं बात करूं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसने तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म कर दिया है, तो आई थिंक यूपीएससी को भी खत्म करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं इन पे लगाम लगानी चाहिए। अगर कोई 10-15 साल तक अटेम्प्ट ही देता जा रहा है, अगर आप 40 साल तक एग्जाम ही देते रहोगे, तो आपकी लाइफ कहाँ गई फिर बाकी की? आपने जो, देखो हर चीज को करने का एक सही समय होता है, और सही समय पे सही चीज करनी जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट होना चलता है, बट अगर आप 10-10 साल 15-15 साल लेट होगे तो ये फिर एक दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। हर कोई एक्सेल नहीं कर पाता इस चीज़ में। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सक्सेस किसी टाइम पे भी मिल सकती है, किसी मोड़ पे भी मिल सकती है, बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा सबके लिए तो नहीं है। बहुत सारे लोग उतने इंटेलिजेंट भी नहीं होते। जो लोग बेचारे अपने नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, वो भी इस जो एक हाइप बना रखा है इसके चक्कर में आकर के फंस जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में चेंजेस आने चाहिए। जो एक सेलिब्रिटीज की तरह इन लोगों को ट्रीट किया जाता है आईएएस आईपीएस को, इन्हें बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रीजंस की वजह से जो हमारा यूथ है वो बर्बाद होता हुआ जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं जहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो उनमें भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा यूथ अगर बर्बाद हो जाएगा तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। और इस जर्नी के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। कैसे? किसी के पास इतने पैसे नहीं होते, उन्हें अलग रहना होता है। कोई बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम ज्वाइन करते हैं। अब उनके साथ जो बच्चा जो स्टूडेंट है उसे भी ये लगता है कि उसे भी ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो पैसे और मंगाता है, या फिर अर्जेंट कहीं से रिक्वेस्ट करता है, कहीं से उधार भी ले लेते हैं बच्चे। तो फिर इस चक्कर में बर्डन भी चले जाता है, एक डेट का भी बर्डन हो जाता है, ऊपर से सक्सेस मिलती नहीं है तो अलग। तो ये एक साइकिल में फंस जाते हैं कि वहां पे अब वो अपना डेट चुकाए या फिर पढ़ाई पे ध्यान दे। अब उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ वो लाइब्रेरी भी ज्वाइन करेगा। आज एक नई टेस्ट सीरीज आ गई, इसे ज्वाइन कर लेते हैं। नए टीचर आ गए, उनका फेमस सेमिनार लगा है, उधर चले जाते हैं। आज उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये टॉपर आने वाला है। तो इन इन सब के चक्कर में बेचारा स्टूडेंट तो पिसके रह जाता है।
क्यों? क्योंकि उसे तो पता नहीं होता, जहाँ भेड़ चलती है वहीं वो चले जाते हैं, तो भेड़ चाल के अंदर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि गाइड करने वाला तो होता नहीं है। बहुत सारे केसेस में बच्चे अपने जो होम टाउन होता है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, वहाँ छोड़ करके वो दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली में 2 ही जगह फेमस हैं, मुखर्जी नगर हो गया और करोल बाग यानी ओल्ड राजेंद्र नगर हो गया। वहाँ का कल्चर अलग ही बनता जा रहा है। यूपीएससी के लिए जो डेडिकेशन चाहिए होती है वो बच्चे बहुत जुटाते हैं, ऐसा नहीं है, बट सीट्स ही इतने कम हैं तो बेचारे बच्चे करेंगे भी क्या। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो। देखो, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है। हो सकता है कुछ लोग मुझसे मेरी बात से अग्री ना करें, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से अग्री करें, बट मैंने आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करी है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बताने की कोशिश करी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।